नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं आप और आज हम आपको बताएंगे बिहार से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैसे बिहार के अंदर इस वक्त सरकारी बंगले राबड़ी देवी के बंगले को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। मैं आपको बताऊंगी बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के बारे में। मैं आपको बताऊंगा जेडीयू में नीतीश कुमार के बड़े फैसले के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि बिहार के अर्जुन सिंह को बंगाल कैबिनेट में मिली बड़ी जिम्मेदारी। मैं आपको बताऊंगी आईपीएल फाइनल्स में वैभव सूर्यवंशी ने जीते कौन से 5 बड़े पुरस्कार। बिहार की राजनीति में इन दिनों 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी बंगला सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस क्या मिला, इस पर अब राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं और अब इस विवाद में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी खुलकर लालू परिवार के समर्थन में उतर आए हैं। पप्पू यादव ने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपील करते हुए कहा कि जिस मंत्री को यह बंगला आवंटित किया गया है उन्हें कोई दूसरा सरकारी आवास दे दिया जाए, लेकिन राबड़ी देवी को इस तरह बंगला खाली कराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि राबड़ी देवी सिर्फ लालू परिवार की नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए मां के समान है और वो मेरी भी मां है और उनके साथ किसी तरह का अपमानजनक व्यवहार नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने सरकार को सत्ता के अहंकार से बचने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि आज जो लोग सत्ता में हैं कल वो भी पूर्व पदाधिकारी बन जाएंगे, इसलिए बदले की राजनीति से बचना चाहिए। पप्पू यादव का कहना है कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से फैसले लेना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राजनीति का स्तर लगातार गिर रहा है और नेताओं को इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। वहीं इस दौरान पप्पू यादव ने चर्चित ऋषु के मामले को लेकर के भी कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि ऋषु श्री सिन्हा से जुड़ी करीब 15 कंपनियां थी और इन्हीं कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर काम लिए गए। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि मामले में सिर्फ कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरे नेटवर्क और उससे जुड़े प्रभावशाली लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी दावा किया कि ईडी ने नगर विकास विभाग से इस कंपनियों के लिए दिए टेंडरों की जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जांच निष्पक्ष है तो फिर सभी जिम्मेदार लोगों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि इस मामले में कई बड़े चेहरे शामिल हैं और 1 सप्ताह के भीतर वो ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक करेंगे। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि इस पूरे मामले की तेज और निष्पक्ष सुनवाई के लिए जरूरत पड़ने पर वो अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने विपक्ष को भी नसीहत दी कि जनता के मुद्दों पर ज्यादा मुखर होने की जरूरत है। वहीं नीट, यूजी समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को लेकर के भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोचिंग माफिया तथा परीक्षा प्रणाली के मौजूद खामियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कुल मिलाकर राबड़ी आवास विवाद से शुरू हुई चर्चा बिहार की राजनीति, कथित भ्रष्टाचार और आरोपों और पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दों तक पहुंच चुकी है। खबरों में अब बात बिहार में एमएलसी की 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया आज यानी कि 1 जून से शुरू हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक आज से एमएलसी प्रत्याशी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 जून तय की गई। बता दें कि 18 जून को एमएलसी की 9 सीटों पर नियमित चुनाव होना है, वहीं 1 सीट पर उपचुनाव होना है। राजनीतिक गणित के हिसाब से एमएलसी चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एमएलसी चुनाव में 1 सीट जीतने के लिए करीब 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं। ऐसे में एनडीए दल 8 सीटों पर आसानी से जीत दिलाने की स्थिति में है। वहीं महागठबंधन के पास संख्या बल कम होने के कारण वो फिलहाल सिर्फ 1 सीट पर ही मजबूत दावेदारी पेश कर सकता है। एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है। जेडीयू के हिस्से में सबसे ज्यादा 4 सीट और बीजेपी 3 पर सीटों पर है अपने अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं 1-1 सीट पर चिराग की पार्टी एलजेपीआर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को दिए जाने की चर्चा है।
हालांकि जीतन राम मांझी ने भी एक सीट की डिमांड की है, लेकिन चुनावी गणित के हिसाब से सभी 10 सीटों पर एनडीए का चुनाव जीतना संभव नहीं है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फाइनल फैसला क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात आरजेडी की करें तो लालू प्रसाद यादव एमएलसी सीट की दावेदारी तेज प्रताप या रोहिणी आचार्य में से किसी एक को देना चाहते हैं। हालांकि दोनों ने ही इस बात से इनकार किया है, लेकिन इन दिनों लालू प्रसाद यादव रोहिणी के घर सिंगापुर में है, जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी को मनाने की कोशिश की जा सकती है। वहीं रोहिणी खुद अपने हाथों से लालू यादव को खाना खिलाते हुए भी नजर आ रही हैं, तो ये देखने को मिल रहा है कि दोनों की जो बीच की दूरियां थी वो कम होती हुई नजर आ रही है। इस बीच एमएलसी चुनाव को लेकर अभी बिहार का सियासी पारा उबाल पर है और आने वाले दिनों में आरजेडी में कुछ बड़ा खेल होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव यानी एमएलसी चुनाव को लेकर प्रदेश के सियासी दलों में मंथन शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार एक्शन में आ चुके हैं। अचानक नीतीश कुमार का पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं के घर पहुंचना बड़ा सियासी मैसेज है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही जेडीयू एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक बिहार एमएलसी चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे के विधान पार्षदों का नाम करीब करीब तय कर दिया है। दरअसल सीएम नीतीश अचानक जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के पटना आवास पर पहुंच गए, लेकिन जब वो वापस लौटने लगे तो मीडिया के सामने ही उन्होंने संजय झा से कहा कि सब ठीक है, आप मेरे घर 10:30 बजे आइए, आपसे बात करनी है। नीतीश कुमार का यह बयान और सुबह सुबह अपने कार्यकारी अध्यक्ष के घर खुद चलकर जाना और इससे ठीक पहले प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के घर अचानक पहुंचना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार जेडीयू के भीतर कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है और जेडीयू में बहुत जल्द भारी फेरबदल देखने को मिल सकता है, या फिर आगामी रणनीतियों को लेकर कोई सीक्रेट रणनीति भी तय की जा रही है। बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति और सरकार के कामकाज को देखते हुए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। यह फैसला संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनाव की रूपरेखा तैयार करने और मंत्रिमंडल के भीतर किसी बड़े बदलाव से भी जुड़ा हो सकता है। फिलहाल नीतीश की इस एक्टिव पॉलिटिक्स ने विपक्षी खेमे के साथ साथ खुद एनडीए के भीतर भी हलचल तेज कर दी है। हर किसी की नजर अब जेडीयू पर टिकी हुई है, बीजेपी पर टिकी है, क्योंकि 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में जेडीयू कितने सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, बीजेपी कितने सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और जो साथी गठबंधन की पार्टियां हैं उनको कितनी सीटें दी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार का अचानक से सुपर एक्टिव होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जेडीयू में बड़े फेरबदल की भी तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है और बहुत जल्द इसका ऐलान हो सकता है। बैरकपुर से पूर्व सांसद रहे अर्जुन सिंह को शुवेंदु अधिकारी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। लंबे समय तक टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीतिक सफर तय करने वाले अर्जुन सिंह की वापसी और उन्हें मिली नई जिम्मेदारी को आगामी राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर अब देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अर्जुन सिंह कभी टीएमसी के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बैरकपुर लोकसभा सीट से 2019 में चुनाव लड़कर सांसद बने। हालांकि राजनीतिक परिस्थितियों के बीच वो फिर से टीएमसी में भी लौट गए थे, लेकिन अब एक बार फिर उनकी सक्रिय भूमिका ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अर्जुन सिंह ने मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही विकास कार्य को प्राथमिकता देने और आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए भी काम करने की बात कही है। अब आपको बता दें कि मंत्री पद की शपथ के साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए समीकरणों और संभावित बदलावों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। आईपीएल 2026 का खिताब भले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने नाम कर लिया हो, लेकिन पूरे सीजन में जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो बिहार के समस्तीपुर का युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहा। महज 15 साल और 65 दिन की उम्र में वैभव ने ऐसा प्रदर्शन किया कि उसकी चर्चा आरसीबी की जीत से भी ज्यादा होने लगी। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने पूरे सीजन में बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया।
उन्होंने 237.30 के असाधारण स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप पर कब्जा भी जमाया। इसके साथ ही उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन और सुपर सिक्सर ऑफ द सीजन जैसे कई बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वैभव ने इस सीजन में कुल 72 छक्के जड़े, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने कई पुराने आईपीएल रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने का रिकॉर्ड भी अब उनके नाम दर्ज हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि वैभव विराट कोहली के एक सीजन में 4 शतक लगाने के रिकॉर्ड्स की बराबरी करने से बेहद करीब रह गई है। उन्होंने 1 शतक लगाया, लेकिन 3 बार 90 के दशक में ही आउट हो गए। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 93, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर में 97 और गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालिफायर 2 में 96 रन बनाकर वो शतक से चूक गए। इसके अलावा वैभव ने सबसे तेज 1000 आईपीएल रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। उन्होंने केवल 440 गेंदों में ये उपलब्धि हासिल कर वेस्टइंडीज के दिग्गज आंद्रे रसेल को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं पारियों के लिहाज से वो 23 पारियों में ये मुकाम हासिल करने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। इस शानदार प्रदर्शन के साथ वैभव सूर्यवंशी ने खुद को भारतीय क्रिकेट के सबसे चमकदार भविष्य के रूप में स्थापित कर लिया है। फिलहाल इस 5 के पंच में इतना ही। आपकी इन पूरी खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।